हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन सीगा। हाले आप टॉपिक वैसे किया नहीं है, बट इंज ही मैं तुम्हें देता सीगा भी देखा तुहाडी नॉलेज नॉलेज कितनी हैगी, कितना कर तुसीं अटैम्प्ट किए होने। कई क्वेश्चन जिहड़े सीगे वो मैं दिते सीगे जिहड़े मैं हाले तक करवाए नहीं सीगे। तो सब तो पहला क्वेश्चन एवरेज का सीगा, द एवरेज एज ऑफ 6 सर्वेंट सॉरी बेटा, the average age of 6 servant in my farm house is 28। 6 servant ਦੀ ਸਾਨੂੰ एवरेज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, तो एवरेज की ਹੁੰਦੀ है ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਬਚਪਨ ਚ। एवरेज is equal to sum divided by number। यानी कि जे 6 ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एवरेज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एवरेज ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। एंड सम कितना है मालूम नहीं हैगा। नंबर किन्ने ने 6 सर्वेंट ने, यानी कि 6 सर्वेंट दी जिन्नी टोटल एज बनती है सारे दी एज का टोटल कर लेंगे ने, 6 नाल डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू एवरेज। तब सम किदे इक्वल होंदा है, एवरेज इंटू नंबर। सम इज इक्वल टू 28 इंटू 6। ठीक है, यानी कि ये साडे कोल 6 सर्वेंट्स दी एज का टोटल आ गया। ठीक है, हुण जिन्ना मेरे को लगे कि क्या सी इन्हें ए न्यू एंड यंग सर्वेंट रिप्लेस एन ओल्ड सर्वेंट, यानी कि एक सर्वेंट आपां बाहर कढ़ता ते एक सर्वेंट जिहड़ा सीगा वो आपां यंग सर्वेंट जिहड़ा वो आपां ग्रुप दे अंदर आ गए। यानी कि अगेन मेरे को नंबर ऑफ सर्वेंट सेम सीगे, 6 दे 6 सीगे। लेकिन हुण एवरेज ते की फर्क पिया, द न्यू एवरेज रिड्यूस बाय 1 ईयर। लेकिन जिहड़ी नई एवरेज सीगी, न्यू एवरेज सीगी, वो 1 ईयर जिहड़ी सी वो घट गई। यानी कि हुण साडे कोल जिहड़ी एवरेज है वो पहले 28 ईयर सीगी, हुण एवरेज जिहड़ी है वो 27 हो गई। न्यू एवरेज 27 आ गई मेरे को। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बोलिया सीगा ने, देन द एज ऑफ द न्यू सर्वेंट। मैंने न्यू सर्वेंट की एज करनी है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, अगर मुझे डायरेक्ट ये क्वेश्चन करना होता तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे एवरेज गिवन थी, पहले ग्रुप की एक एवरेज गिवन थी, इसमें से एक पर्सन को मैंने बाहर निकाला और एक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेरे पास जो है वो एवरेज कितनी इंक्रीज या डिक्रीज है वो तो आ गई। लेकिन जो ग्रुप से बाहर जा रहा है या ग्रुप के अंदर आ रहा है, अगर मुझे उनमें से किसी एक की जो एज है वो कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मुझे दोनों में से किसी एक की एज मालूम होनी चाहिए थी। इन दिस क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डी ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड इज द आंसर। हम जो न्यू सर्वेंट है इसकी एज कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले मैंने किया कि जो सम ऑफ एज थी वो कैलकुलेट कर ली। सम कैसे कैलकुलेट किया, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। मुझे एवरेज 28 दे रखी थी, सम अपॉन 6 इज इक्वल टू 28। यहां से मेरे पास जो सम है वो कैलकुलेट हो गया। कितना सम आया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 6। कितना हो जाएगा, 6 8 48, 4 6 12 168 आ गया। ठीक है, तो अब न्यू एवरेज कितनी होगी मेरे पास, न्यू एवरेज इज इक्वल टू न्यू सम डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर तो फिर से 6 है। न्यू एवरेज कितनी है, जितनी एवरेज मेरे पास पहले थी अब वो रिड्यूस होगी 1 से, तो न्यू एवरेज 27 आ गई। तो मेरे पास न्यू सम कितना हो गया, न्यू सम अपॉन 6। तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास सम आ जाएगा। कितना हो गया, 6 7 का 42, 4 6 12 4 16 162 आ गया। पहले मेरे पास सम कितना था, पहले मेरे पास सम 168 था, अब मेरे पास सम 162 है। इट मीन ये क्या है मेरे पास, ओल्ड सम जितना पहले सम था, इसमें से अगर मैं ओल्ड सर्वेंट को माइनस कर दूं और न्यू सर्वेंट की एज को ऐड कर दूं, तो दैट इज इक्वल टू द न्यू सम। वो मेरे पास जो है न्यू सम ऑफ एजेस आ जाएगा। तो ओल्ड सम कितना था मेरे पास, 168।
ओल्ड सर्वेंट की एज कितनी है मालूम नहीं है, न्यू सर्वेंट की एज कितनी है वो भी मालूम नहीं है, इज इक्वल टू द न्यू सम दैट इज इक्वल टू 162। ये दोनों वैल्यूज इधर आ गई, 162 उधर चला गया, तो 162 में से 168 में से 162 माइनस करेंगे 6 आ गया। इट मीन ओल्ड माइनस न्यू तो मेरे पास आ गया कि दोनों सर्वेंट की एजेस का डिफरेंस कितना है। जो दोनों सर्वेंट है उनकी एजेस का डिफरेंस तो 6 है, लेकिन जो न्यू सर्वेंट है उसकी एज कैलकुलेट तभी हो सकती थी अगर मेरे पास ओल्ड सर्वेंट की एज गिवन होती। यानी कि जब भी मेरे पास कोई ग्रुप है उसमें से कोई पर्सन बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है और मुझको उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास जो आंसर था वो क्या था, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इन n ईयर्स। तो सेम क्वेश्चन जो था मैंने क्लास में करवाया था कि कुछ रुपीस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सर्टेन सम जो है वो हमारा डबल हो रहा है, कितने टाइम में, n ईयर्स में डबल हो रहा है, देन द अमाउंट विल बी 4-fold। 4-fold का मतलब होगा कि 4 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा। ठीक है, तो हम अगेन लेट करते हैं कि अगर मेरे पास जो 100 रुपए थे वो 200 ईयर्स बन गए, 100 रुपीज जो थे वो 200 रुपीज बन गए, कितने ईयर्स में बन गए ये मेरे पास, n ईयर्स में बन गए। 100 रुपए 200 रुपए जो हैं वो बन गए मेरे पास कितने ईयर्स में बन गए, n ईयर्स में। देन जो 200 रुपीज हैं वो 400 कितने ईयर्स में बनेंगे, देखो ये भी 200 जो है ये डबल हो रहे हैं 400, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी n ईयर्स में ही बनेंगे, ये भी n ईयर्स में बनेंगे। ठीक है, 100 रुपए 200 रुपए हमारे n ईयर्स में बन रहे हैं, 200 रुपए 400 रुपए जो हैं यानी कि वो भी डबल हो रहे हैं, ये भी डबल हो गए, तो ये कितने ईयर्स में हो रहे हैं, ये भी हमारे पास n ईयर्स में होंगे क्योंकि ये गिवन था क्वेश्चन में। देन 100 से 400 रुपीज कितने ईयर्स में बनेंगे, 100 to 400 दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज 4-fold। ये कितने ईयर्स में होंगे, दैट इज इक्वल टू n प्लस n, दोनों टाइम पीरियड को हम ऐड कर लेते हैं, तो n प्लस n कितना हो गया, 2n ईयर्स में बन जाएंगे ये, 2n ईयर्स में, तो 4-fold कितने ईयर्स में हो जाएंगे, 2n ईयर्स में हो जाएंगे। व्हाट इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर, 2n। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If x and y are single digit number, not both simultaneous equal to 0, यानी कि x and y दोनों एक साथ 0 कभी नहीं हो सकते, is divided by another number to obtain a result as, हमारे पास जो नंबर था वो ये था। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 0.xy, यानी कि द रेपिटेशंस ऑफ x एंड y डिजिट्स। और जो रेपिटेशंस ऑफ x एंड y डिजिट्स होते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, x y बार, यानी कि रेपिटेशंस ऑफ द डिजिट x एंड y, x और y डिजिट्स दी रेपिटेशन हो रही है, रिपीट कर दे मैंने। उसके बाद की है देन n शुड बी मल्टीप्लाई बाय विच स्मॉलेस्ट इंटीजर टू so that it become an integer। तो ऐसा सा सेम क्वेश्चन हमने पिछले टेस्ट में भी दिया था, तो मोस्टली मुझे लगता है कि सबने सॉल्व कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को। मेरे पास क्या है, देन n शुड बी मल्टीप्लाइड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बार को हटाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी फ्रैक्शन में, एक्स वाई डिवाइडेड बाय, तो मैंने वहां कहा था आपको कि डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए था, है 0। अब जितने डिजिट्स पे बार है उतने ही डिनोमिनेटर में 9 आते हैं, तो मेरे पास जो था फ्रैक्शन एक्स वाई अपॉन 99 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, n शुड बी मल्टीप्लाई बाय विच स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, ये इंटीजर्स है, सो दैट इट बिकम एन इंटीजर, यानी कि n को इंटीजर बनाना है मुझको, n को क्या बनाना है मुझको, इंटीजर बनाना है। तो मुझे ये चीज बताओ कि इसको मैं कौन से स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं,
देखो अगर मैं बात करता हूं कि इसको मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 और 99 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास इंटीजर आ जाएगा। यस, 99 स्मॉलेस्ट इंटीजर है इन सभी ऑप्शन में से। बट क्या 99 से स्मॉलेस्ट इंटीजर है? यस, 0। अगर मैं xy अपॉन 99 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इट मीन n शुड बी मल्टीप्लाई बाय 0, तो रिजल्ट इज ऑल्सो अगेन 0। तो 0 स्मॉलेस्ट हो गया 99 से। लेकिन क्या 0 से स्मॉलेस्ट कोई और इंटीजर हो सकता है? 0 से स्मॉलेस्ट कोई और इंटीजर हो सकता है? यस। अगर मैं कहता हूं मैंने xy अपॉन 99 को -99 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो भी एक इंटीजर है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता। लास्ट टेस्ट में जो क्वेश्चन था उसमें वर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात नहीं हुई थी, उसमें से ऑप्शंस की बात हुई थी कि ऐसी कौन सी ऑप्शन से मल्टीप्लाई करें। इन दिस केस मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि मैं ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर से n को मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर बन जाए। तो 0 स्मॉलेस्ट है, 0 से स्मॉलेस्ट -99 हो जाएगा, -99 से स्मॉलेस्ट और जो है वो 198 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट -297। तो स्मॉलेस्ट डिफाइन नहीं हो सकता। तो इन दिस केस योर आंसर इज डी ऑप्शन, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ a स्क्वायर एंड क्यूब, लास्ट 2 डिजिट, मेरे पास एक नंबर है a, कितने डिजिट नंबर है मुझे नहीं मालूम, मुझे a के नंबर ऑफ डिजिट नहीं मालूम, लेकिन इसने कहा था जो a है इसके लास्ट 2 डिजिट्स, मान लो जितने मर्जी डिजिट्स आगे लगा लेते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट्स, और इसका मैंने स्क्वायर किया a स्क्वायर, इसके लास्ट 2 डिजिट्स, और a क्यूब इसके लास्ट 2 डिजिट्स। आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिट्स आगे आ सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स आर सेम, यानी कि a स्क्वायर और a क्यूब तीनों के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम है। व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ a? तो a की यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यानी कि जो a मेरे पास नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब मैं इसकी ऑप्शंस चेक करता हूं कि व्हाट इज द ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन थी 6, क्या a की लास्ट डिजिट 6 हो सकता है? चेक करते हैं। उसके बाद मेरे पास है ऑप्शन B, क्या a की लास्ट डिजिट B हो सकती है? वो भी चेक कर लेते हैं। 1 हो सकती है या डाटा इनएडिक्वेट है। तो अगर मैं a की वैल्यू लेट करता हूं, आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू लेट कर लेता हूं, जैसे कि मान लो a के लास्ट 2 डिजिट में 01 ले लेता हूं, या फिर एक नंबर ले लेता हूं 101 ले लेता हूं, मान लो 101, मैंने a की वैल्यू 101 ले ली, यानी कि लास्ट जो डिजिट है वो 1 है। ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट 1 है और इसके लास्ट 2 डिजिट 01 है। अगर मैं 101 का स्क्वायर कर दूं, यानी कि a का स्क्वायर कर दूं, ये तो मेरे पास 101 आ गया। अगर मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 101? इसका स्क्वायर हो जाएगा 10201, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ 101? 101 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10201 को अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक मेरे पास लास्ट 2 डिजिट 01 ही होंगे। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 into 1 is 1, देन 1 into 0, 0 into 1 is अगेन 0, देन थर्ड डिजिट यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 into 2 2, 1 into 1 is 1, 3, 0, तो ये 3 हो जाएगा, एंड समथिंग 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 इधर आ जाएगा। तो इट मीन जो इसका जब मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब के मेरे पास लास्ट जो डिजिट्स होंगे कुछ ऐसे ऐसे थे 301। तो a स्क्वायर और a क्यूब इनके तीनों के लास्ट 2 डिजिट सेम थे, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे ये चेक करना है क्या मेरा जो लास्ट डिजिट है वो 5 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई नंबर लेट कर लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने लेट किया 125 लेट कर लिया, मेरा जो नंबर था वो मैंने 125 लेट कर लिया कि a की वैल्यू जो है वो 125 है। तो अगर मैं a स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 125?
125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 125 प्लस 25 150 156 15625, मेरे पास ये हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स भी मेरे पास 25 हैं, 25, ए के लास्ट 2 डिजिट भी 25 है। ए क्यूब, अगर मैं क्यूब कैलकुलेट करता हूं तो क्यूब मतलब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो 15625 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे वो चेक कर लेते हैं। वैसे मेरे को तो मालूम है क्या आएंगे, आपके लिए चेक कर रहे हैं। 5 × 5 25 टू कैरी, 5 2 का 10, 5 2 का 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 2 इज 22, 2 कैरी। Then 5 × 6 30, 30 plus 1 5, 35, 35 plus 4, 35 plus 4 39 plus 2 1 41 1 4। तो बाकी कुछ भी आ जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लास्ट 3 डिजिट्स कैलकुलेट हो गए, दैट इज 1 2 5। तो अगेन लास्ट 2 डिजिट्स आर 25। यानी कि मेरे पास एक ऐसा नंबर भी लाई करता है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं या क्यूब करता हूं तो इन तीनों के ए स्क्वायर ए क्यूब के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे। तो यानी कि मेरा आंसर जो है उसका लास्ट 2 डिजिट 5 भी हो सकता है, लास्ट डिजिट 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब 6 की बात आ गई कि क्या लास्ट डिजिट 6 भी हो सकता है, तो ऐसे ऑल वाली ऑप्शन तो कहीं है नहीं ना। अगर मेरे पास ऐसे 2 टाइप ऑफ नंबर्स बन रहे हैं जो 1 से भी एंड हो रहे हैं एंड 5 से भी एंड हो रहे हैं, तो इन दैट केस माय आंसर इज डाटा इनएडिक्वेट, मेरा आंसर डाटा इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, तो आपको अगर सर एक 6 वाली भी एग्जांपल दे दो जो 6 से एंड होती है, तो दैट इज एक नंबर ले लेते हैं। ऐसा एक नंबर कौन सा होगा जो 6 से एंड होगा और उसका स्क्वायर और क्यूब करके सेम आएगा, तो दैट इज उसके लास्ट डिजिट जो है वो मेरे पास 76 होंगे। ठीक है, 76, तो कुछ भी लिख लो, ए को 176 लिख लेते हैं, 176। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितने हो जाएंगे लास्ट 2 डिजिट, 76 है, 100 के 24 स्मॉलर एंड 24 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 576 होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही आएंगे। ठीक है, और अगर मैं ए क्यूब की बात करता हूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अगेन उसके भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही आएंगे। ठीक है, तो इन दिस केस मेरे पास एक ऐसा नंबर भी लाई करता है जिसके लास्ट डिजिट 1 है, उसका स्क्वायर और क्यूब करके सेम लास्ट 2 डिजिट आएंगे। ऐसा नंबर भी लाई करता है जिसका लास्ट डिजिट 5 है और उसके स्क्वायर क्यूब करके हमारे पास जो है वो सेम नंबर आएगा। उसको मैंने 125 एग्जांपल ली थी कि a की वैल्यू 125 है, स्क्वायर एंड क्यूब करके लास्ट 2 डिजिट तीनों के सेम आएंगे। एक ऐसा नंबर भी लाई करता है 7 जिसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो लास्ट डिजिट 6 है, तो उसका स्क्वायर और क्यूब करके लास्ट 2 डिजिट सेम आएंगे। ठीक है, तो इन दिस केस माय आंसर इज डाटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48, मैं 48 से डिवाइड करूं, बात कर रहे हैं लीस्ट नंबर। मुझे एक ऐसा लीस्ट नंबर कैलकुलेट करना है जिसे मैं 48 से डिवाइड करूं, 60 से डिवाइड करूं, 72 से डिवाइड करूं, 108 से डिवाइड करूं या 140 से डिवाइड करूं। मेरे पास रिमाइंडर क्या होने चाहिए? जब मैं 48 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 38 होना चाहिए। जब मैं उस नंबर को, लीस्ट नंबर को 60 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 50 होना चाहिए। जब मैं उस नंबर को 62 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो है वो 72। जब मैं नंबर को 72 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 62 बचना चाहिए। और जब मैं नंबर को 108 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो है वो 198 आना चाहिए। और जब मैं नंबर को 140 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरे पास 130 आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने किया होगा कि ये तो सर एलसीएम का क्वेश्चन है और एलसीएम मुझे नहीं करवाया। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एलसीएम की बात ही नहीं करूंगा। हम बात करते हैं डायरेक्ट इसको डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 48। मेरा आंसर गिवन इन द ऑप्शन आइदर फर्स्ट, सेकंड, ए बी सी डी ऑप्शन आंसर है। अगर मैं इस नंबर को 48 से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 38 आ जाए तो ये ऑप्शन आंसर हो सकती है।
अगर मैं इस ऑप्शन को 48 से डिवाइड करूं और मेरा आंसर 38 रिमाइंडर आ जाए तो ये ऑप्शन आंसर हो सकती है। अगर मैं इस नंबर को 48 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर हमारे पास 38 नहीं आता तो इट मीन दिस ऑप्शन इज नॉट द आंसर, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए सबसे पहले अगर मैं जैसे कि 60 उठा लेता हूं, ठीक है, तो 60 की अगर मैं बात करता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल, मैं चेक करता हूं कि ऐसा कौन सी ऑप्शन आंसर है, मैं 60 उठा लेता हूं। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 60? ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से डिविजिबल हो जाएगा, उसके लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा? तो 60, 3, 4 एंड 5, सॉरी, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तीनों को मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। एंड अगर मैं तीनों में कॉमन फैक्टर की बात करता हूं तो तीनों में कॉमन फैक्टर 1 है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 60 के लिए मैं ये 3 नंबर यूज कर सकता हूं। एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए एंड 5 से डिवाइड हो जाए। कोई नंबर 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड होता है तो दैट नंबर आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60, वो नंबर 60 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, हमने लीस्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो यानी कि ऑप्शन में से सबसे लीस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे लीस्ट है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ये सबसे लीस्ट है। अगर इस नंबर को 11115 को मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 50 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस नंबर में से 50 माइनस कर लेता हूं तो दिस नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60 होना चाहिए। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या कहा है कि अगर मैं इस नंबर को 60 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 50 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस नंबर में से 50 माइनस ही कर लेता हूं पहले, तो जो रिमेनिंग माइनस करके नंबर आएगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60। तो ठीक है, चेक करो, इसमें से 50 माइनस करो। अगर मैं इसमें से 50 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ गया 5 6 0 1 1, ये आ गया 11065। ठीक है, 6 5 11, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो 11065 मेरे पास आ गया। क्या दिस नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60? क्या ये नंबर 60 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है 5। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 कॉज द लास्ट डिजिट इज 5। तो ये तो मेरा आंसर है ही नहीं, सबसे पहले ये एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूं कि इसमें से अगर मैं अब रिमेनिंग नंबर मेरे पास ये हो गए 15110, 15120, 15210। इन तीनों में से लीस्ट नंबर कौन सा है? 15110। इसमें से 50 माइनस कर लेते हैं, माइनस 50 किया तो कितना हो गया? मेरे पास आ गया 15060, 15060, ये आ गया मेरे पास। बोलो ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसको चेक करते हैं, क्या ये 60 से डिविजिबल होगा? 50 माइनस करने के बाद इसमें से 50 माइनस कर लेता हूं, कितना आ जाएगा? 15070, ये आ गया। नेक्स्ट में से माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1560 माइनस कर रहा है 150, ओ सॉरी 160, 50 माइनस करना था 15160। ठीक है, 7 5 12, ठीक है, 5 11, ये आ गया। नाउ 15060, सेकंड ऑप्शन 15060, क्या ये 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है? क्या ये 5 से डिविजिबल होता है? यस, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ओनली लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। यस, ये 4 से भी डिविजिबल होता है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है? 3 का क्या रूल था? सम ऑफ द डिजिट, 1 + 5 6 + 6 12। यस, ये 3 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बाकी नंबर भी हैं चेक करने के लिए, तो बी ऑप्शन मेरा हो सकता है। इसको हम यहां लिख लेते हैं। अब मैं अगली ऑप्शन चेक करता हूं, 15070, क्या ये 60 से डिविजिबल होगा? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 कॉज लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो मेरे पास 70 है।
तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर 60 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। अब मैं डी ऑप्शन पे जाता हूं, 15210, इसमें से मैंने 50 माइनस किया, मेरे पास आ गया 15160। क्या ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होता है? यस। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? लास्ट 2 डिजिट भी 60? यस। ये मेरे पास 4 से भी डिविजिबल होता है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है? 5 + 1 6 + 1 7 + 6, 7 और 6 कितने हो गए? 13। नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट मीन दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 60, ये भी 60 से डिविजिबल नहीं होता। तो सिर्फ एक ही मैंने डिविजिबिलिटी चेक की 60 की, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ गया 15110। तो अगर आप 15110 को 60 से डिवाइड करोगे बेटा, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 50 आ जाएगा। बोला ठीक है, कोई डाउट हो इसमें किसी को तो बताओ। मैंने कोई एलसीएम अप्लाई नहीं किया, एलसीएम मैं सिखाऊंगा जब मैं खुद टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एलसीएम का फंडा इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा वो बताऊंगा, ठीक है। सिंपल हमने जो क्वेश्चन गिवन था कि कोई भी नंबर 48 से डिवाइड होके 38 रिमाइंडर देके जाएगा, तो अगर मैं इसको 48 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 38 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 4 persons rented a pasture that is the land used for grazing, ठीक है। 4 person, first person grazed 18 cows for 4 months, second person 25 cows for 2 months, third person 28 cows for 5 months, and the fourth man 21 cows for 3 months. If the first man's share of rent is 18,000, then what is the total rent of the field? Total rent कितना होगा, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है हमारे पास। रेशियो हमने एक टॉपिक करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशियो ही है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में? हमने सबसे पहले 18 काउज है 4 मंथ्स के लिए, तो शेयर कितना हो जाएगा? 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो मैं नंबर को डबल करके अगेन डबल कर लूंगा, यानी कि 2 टाइम्स डबल कर लूंगा। किसी भी नंबर को अगर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं नंबर को 3 टाइम्स डबल करूंगा, इंटू 2 यानी कि डबल, अगेन डबल, अगेन डबल, 3 टाइम्स डबल। 3 टाइम्स डबल करके जो रिजल्ट आता है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 8 होता है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो इंटू 4 होता है। और इंटू 5 के लिए मैंने क्या सिखाया था कि नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो रिजल्ट जो है वो इंटू 5 आता है। मल्टीप्लाई बाय 10 देन डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई करना है 10 से, फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो रिजल्ट जो है वो इंटू 5 यानी कि मल्टीप्लीकेशन बाय 5 हो जाती है। तो 18 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 18 का डबल 36 का डबल 72, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 72 आ गया। फर्स्ट पर्सन का शेयर आ गया 72, ठीक है। सेकंड मैन 25 काउस फॉर 2 मंथ्स, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया। थर्ड पर्सन ने क्या किया? थर्ड पर्सन ने 28 काउस फॉर 5 मंथ्स। अब 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया 280, एंड व्हाट इज द हाफ ऑफ 280? 140। तो थर्ड पर्सन का कितना आ गया मेरे पास? 140 शेयर हो गया। एंड फोर्थ पर्सन के लिए क्या था मेरे पास? 21 काउस फॉर 3 मंथ्स, तो 21 को 3 से किया तो मेरे पास आ गया 363 आ गया, ये आ गया 3 × 1 3 2 का 6, ये आ गया। अब इसमें क्या कहा था कि मुझे टोटल रेंट निकालना है, तो मैं इन चारों का टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ कि चारों का टोटल कितनी वैल्यू है। करो टोटल कितना हो गया? 2 + 3 5 आ गया, लास्ट डिजिट 5 हो गया, 6 14 6 20, 25 + 7 325, ठीक है। 20 25 25 7 32 32 325 आ गया। अब मुझे गिवन क्या था? इफ द फर्स्ट मैन शेयर ऑफ रेंट इज 18,000, पहले मैन का जो शेयर, इसका जो शेयर था वो मेरे पास क्या था? 18,000 था, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है? रेशियो में होता है कि ये जो वैल्यू है 72, इसको मैं ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करूं एंड जो मेरे पास रिजल्ट है वो 18,000 आ जाए, ठीक है। 72 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो 18,000 आ जाए? तो मैं क्या करूंगा? इसको 72 से डिवाइड कर लूंगा। 18,000 का 18, 4 का 4, 2 का 5 का 0 है का, यानी कि 72 को अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट है वो 18,000 आ जाएगा,
मुझे क्या कैलकुलेट करना था, व्हाट इज द टोटल रेंट, तो व्हाट इज माय टोटल रेशो, माय टोटल रेशो इज 325, तो मैं 325 को भी इस 250 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास टोटल रेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल रेंट आ जाएगा। मैंने 250 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 72 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास टोटल वैल्यू 18,000 आ जाए, 250, तो हर एक वैल्यू को 250 से मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इंडिविजुअल रेंट्स आ जाएंगे, फर्स्ट मैन का, सेकंड मैन का, थर्ड मैन का, फोर्थ मैन का, फिर उन सबको प्लस कर लो तो मेरे पास टोटल रेंट ऑफ द फील्ड आ जाएगा। तो मैंने टोटल ऑलरेडी पहले निकाल रखा था, उसको 1 टाइम 250 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, अब 25 इंटू 5 कितना होता है 125, 5 12 कैरी, मेरा आंसर 50 से एंड होना चाहिए, मेरा आंसर 50 से एंड होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन 50 से एंड हो रही है, मेरे पास ओनली एक ही ऑप्शन 50 से एंड हो रही है, सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी वही आंसर आएगा। 25 5 का 125, 5 12 कैरी, 25 2 का 50 एंड 12 इज 62, 6 कैरी, तो 25 3 का 75 प्लस 6 इज 81, 81 250, मेरे पास सेम वही आंसर है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया कि दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 0 आ गया, उसके बाद 25 इंटू 5 125, तो मेरे लास्ट 2 डिजिट जो आंसर के थे वो 50 होने चाहिए थे। छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन मैं तभी करूंगा अगर मुझे नन ऑफ दीज गिवन होता, लेकिन मुझे नन ऑफ दीज नहीं गिवन है, मेरा आंसर इन्हीं 4 ऑप्शंस में है, तो माय आंसर इज एंडिंग विद 50, तो ओनली वन ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड्स विद 50, दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब्दुल इज एज मच यंगर देन कासिम, यानी कि कासिम बड़ा है और अब्दुल छोटा है, दोनों की एज का जो डिफरेंस है, क्या कहा इसने, अब्दुल इज एज मच यंगर देन कासिम एज ही इज ओल्डर देन रहमान, ओल्डर देन रहमान, यानी कि इन दोनों की एज का डिफरेंस और इन दोनों की एज का डिफरेंस सेम है। फिर से रीड कर लो, अब्दुल इज एज मच यंगर, अब्दुल यंगर है किससे, कासिम से, एज ही इज ओल्डर, ही मतलब अब्दुल इज ओल्डर देन रहमान, अब्दुल बड़ा है रहमान छोटा है, यानी कि कासिम की एज में से अब्दुल की एज माइनस करूंगा तो इज इक्वल टू अब्दुल की एज में से रहमान की एज माइनस करूं। ठीक है, इट मीन रहमान उधर चला जाएगा तो कासिम की एज प्लस रहमान की एज इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ अब्दुल। ठीक है, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ कासिम एंड रहमान इज 50, इन दोनों की एज जो है वो 50 दे रखी है, कासिम एंड रहमान, व्हाट इज द डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन द कासिम एंड अब्दुल एज, कासिम एंड अब्दुल एज का डेफिनेट डिफरेंस चाहिए मेरे को, कि डेफिनेट डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब्दुल इज इक्वल टू, मेरे पास अब्दुल की एज आ गई यहां पे 25 ईयर्स, द एज ऑफ द अब्दुल फ्रॉम दिस इक्वेशन। कासिम प्लस रहमान की जगह 50 पुट करते हैं, ये 2 इधर डिवाइड हो गया तो अब्दुल की एज 25 आ गई। अब मुझे डिफरेंस चाहिए, कासिम और अब्दुल की एज का डिफरेंस चाहिए। अगर मान लो अब्दुल की एज 25 है, कासिम की एज 26 है, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस 1 हो गया, तो मेरे पास जो रहमान है उसकी एज जो है वो 24 ले लेते हैं, इन दोनों का सम 50 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, इन दोनों की एज का डिफरेंस भी 1 हो गया। लेकिन अगर मैं कहता कि अब्दुल की एज 25 है, इसकी एज मैं 30 ले लेता हूं और इसकी एज मैं 20 ले लेता हूं, दिस वन, तो इन दोनों की एज का टोटल 50 हो गया, इन दोनों की एज का डिफरेंस 5 है, इन दोनों की एज का डिफरेंस 5 है। तो ऐसे तो मेरे पास नंबर ऑफ जितने मर्जी आप केसेस बनाते जाओ। तो क्या ये क्वेश्चन जो था डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन कासिम एंड अब्दुल एज कैलकुलेट हो सकता था? नो, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से मेरे पास डेफिनेट जो डिफरेंस था वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो डाटा इनएडुकेट इज द आंसर इन दिस केस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हमने साइड जो थी वो 20% से इंक्रीज कर दी स्क्वायर की,
देन इट्स पेरीमीटर इज इंक्रीज्ड बाय, तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो जाएगा? मैंने जब एरिया के इंक्रीज की बात की थी तो वहां पे मैंने कहा था कि नेट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड द प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यूज, और जब प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज में मुझको इंक्रीज या डिक्रीज की बात की है इन दोनों में, और यहां इफेक्ट पूछ रहा हूं, तो इस केस में नेट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर में ऐसा थोड़ा है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। मेरे पास यहां पे ओनली एक ही फैक्टर है, 4 तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं साइड को 20% इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा पेरीमीटर भी 20% इंक्रीज हो जाएगा। सेम रेशो से इंक्रीज या सेम रेशो में डिक्रीज होगा। अगर मैं साइड 10% डिक्रीज करूंगा तो मेरा पेरीमीटर भी 10% डिक्रीज कर जाएगा। अगर मेरी साइड 20% इंक्रीज हो रही है तो मेरा पेरीमीटर भी 20% इंक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरे पास साइड एंड पेरीमीटर में। बोथ इंक्रीज इन सेम रेशियो, सेम परसेंटेज, बोथ डिक्रीज इन सेम परसेंटेज। ठीक है, लेकिन एरिया में इफेक्ट करेगा। एरिया वाला टॉपिक मैंने इंक्रीज का, नेट इफेक्ट का आपको करवाया था जब हमने क्वेश्चंस किए थे इसके क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट्स। ए लीटर का मतलब है 1 लीटर। 1 लीटर इवेपोरेट हो गया। ठीक है, फ्रॉम ए 6 लीटर ऑफ सी वाटर। मेरे पास मान लो ये सी वाटर था। सी वाटर कितना था? ये 6 लीटर था। इस 6 लीटर में से 1 लीटर इवेपोरेट हो गया तो मेरे पास 5 लीटर रह गया सी वाटर। आगे क्वेश्चन क्या कहा है मैंने? सी वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द 6 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेनिंग 4% साल्ट। और जो सी वाटर था उसमें 4% साल्ट था। क्या इवेपोरेशन में साल्ट जो है वो इवेपोरेट होगा? नो, जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ वाटर की होगी। सॉल्ट कंटेंट जो है वो सेम का सेम रहेगा। पहले 4% था मेरे पास सॉल्ट का कंटेंट 6 लीटर के अंदर, अब मेरे पास 5 लीटर के अंदर जो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है 4% से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। तो रिमेनिंग सोल्यूशन में जो सॉल्ट कंटेंट है वो कितना होगा? रेशो इंक्रीज होगी क्योंकि वाटर कंटेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास परसेंटेज होगी वो क्या होगी? सॉल्ट डिवाइडेड बाय वाटर। अब इस केस में वाटर 6 लीटर था, इस केस में वाटर 5 लीटर है। डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन वो नहीं करता, अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं ऑप्शन एनालाइज करता हूँ। 4% सेम होगी? नो, सेम तो नहीं हो सकती। क्या परसेंटेज डिक्रीज करेगी? नो, परसेंटेज डिक्रीज भी नहीं करेगी। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बेटा अगर हिट एंड ट्रायल भी करना है ना, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करूंगा ना मैं, ठीक है, अगर मुझे ऑप्शन भी तो अगर मैं थोड़ा रीड करके देखूंगा तो 2 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट होगी। अब मेरे पास या तो 5% है या 4/5% आंसर है। कितना आंसर है वो चेक करते हैं। मुझे करना होता तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं टिक कर जाता ऑप्शन 4। ठीक है, तो सी वाटर में 6 लीटर था, इसमें सॉल्ट जो था वो 4% था। तो 6 के अंदर 4% कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 0.24 जो था वो मेरे पास सॉल्ट कंटेंट था। अब 5 लीटर के अंदर सॉल्ट कंटेंट जो है 0.24 वो तो सेम ही रहेगा। तो परसेंटेज कितनी होगी? दैट इज सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ये आ गया। ये पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 24/5। तो 24/5 कितना होता है? 4/5%। ये मेरे पास अब सॉल्ट कंटेंट आ गया। दैट इज डी ऑप्शन इज द आंसर। 4/5, ये डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The price of sugar is increased by 20%। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, मुझे लगता है सबका ठीक है, मोस्टली सभी का ही ठीक होना चाहिए ये। ठीक है, तो क्या था मेरे पास? द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, एज द रिजल्ट द फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाय 25%। द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन द शुगर विल बी। तो मेरे पास कितना हो जाएगा इसमें? हमने क्या किया, प्राइस जो थी वो 20% से इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन जो है वो 25% से डिक्रीज कर रही है। एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है,
-20 इंटू 25 अपॉन 100, 25 4 का 4 5 का, तो मेरे पास कितना हो गया, 20 - 5 इज -5 इज इक्वल टू 10%. द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली डिक्रीज्ड बाय 10%. ठीक है, क्या किया हमने, नेट इफेक्ट अप्लाई कर लिया कि अगर शुगर के जो प्राइस थे वो 20% से इंक्रीज हो रहे थे तो +20. एज द फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाय 25%, डिक्रीज यानी कि -25 प्लस x इंटू वाई 20 इंटू -25 डिवाइडेड बाय 100. अब नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, इनको माइनस करता हूँ, -5 आ गया, प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस आ गया, 25 4 का 4 5 का, तो ये भी माइनस आ गया, -5 - 10 हो गया. तो -10 का मतलब, माइनस का मतलब डिक्रीज, 10% डिक्रीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर. ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर. When the selling price of an article is ₹140, हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है 140, the loss percentage is 20%. लॉस जो है वो 20% है, 0.8 है. What is the loss or gain percent if the selling price is increased to 190? तो सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में दिया था, जिसकी डिस्कशन आपने देख ली थी. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेलिंग प्राइस तो मुझे 140 दे रखी है और लॉस मुझको 20% दे रखा है. व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी. तो कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस, 140 डिवाइडेड बाय 0.8, तो पॉइंट हटाऊंगा, 0 ऊपर आ गया, 8 1 का 8, 8 7 का 56, 8 5 का 40. मेरी कॉस्ट प्राइस 775 आ गई कि मेरी कॉस्ट प्राइस 170 है. नाउ व्हाट इज माय न्यू सेलिंग प्राइस, मेरी सेलिंग प्राइस 190 है. तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ऑब्वियस सी बात है हमें प्रॉफिट हो रहा है. तो लॉस वाली यानी कि मेरी ना तो ये ऑप्शन आंसर हो सकती है और ना डी ऑप्शन आंसर हो सकती है, आइदर 16.7 या 8.5. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मुझको 190 दे रखी है, कॉस्ट प्राइस 175 है. व्हाट इज माय प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 15. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस 175. ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ गया. 5 पे कटिंग होगी, 5 3 का 5 3 का 15, 5 5 का 3/35 आ गया, 3/35. तो इंटू 100 करता हूँ तो 300/350, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग यानी कि 8.5 के नियर अबाउट होगा, 8.5% प्रॉफिट, क्योंकि सी ऑप्शन 16.7% है. तो नियरेस्ट जो थी मेरे पास दैट इज 8.5%. ए ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, कोई भी करवाया हुआ क्वेश्चन है. और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अ मंकी क्लाइम 30 feet एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल व्हेन ही स्लिप बैक 20 feet before he again start climbing in the beginning of the next hour. If he begin his ascent at 10 a.m. morning 10 a.m. पे, at what time will the first touch of flag at 120 feet from the ground? मेरे पास एक पोल है या फ्लैग है जो 120 फीट के ऊपर है, यहाँ पे 120 फीट पे. मंकी जो है उसको यहां तक जाना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था ये चीज क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट टच. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी आवर वो 30 जंप करता है, रेस्ट करता है, रिमेनिंग आवर 20 स्लिप कर जाता है नीचे को. तो 1 घंटे के बाद उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ 10 मीटर का रह जाता है. ठीक है, 10 फीट का रह जाता है. 30 फीट जंप किया, 20 फीट वापिस आ गया, जो हमारे पास आउटपुट है उसका 1 आवर का दैट इज 10 फीट. यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द 10 AM, जैसे ही 10 AM होते हैं उसने जंप कर लिया और 11 AM तक वो 20 फीट नीचे आ गया, यानी कि 11 AM तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ओनली 10 फीट किया है. ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ द 11 o'clock, जैसे ही 11 o'clock होते हैं वो 30 फीट फिर जंप कर जाता है, लेकिन अगेन वो रेस्ट करता है, 20 फीट वापिस आ जाता है. तो हमारे पास
PM तक 10 फीट उसका आउटपुट और आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है हमने देखना है कि 120 पे उसका फर्स्ट टच कब होता है। ऑप्शंस एनालाइज करता हूँ, 6 PM, 7 PM, 8 PM या 10 PM, तो कौन सी ऑप्शन आंसर है। इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि सबसे लीस्ट ऑप्शन 6 PM थी, 6 PM की बजाय मैं 5 PM लेट कर लेता हूँ कि 5 PM या 4 PM ले लेता हूँ कि 4 PM तक उसने कितना कवर कर लिया होगा, 4 PM तक, तो आवर्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4, मेरे पास कितने आवर्स हो गए, 7 आवर्स हो गए। कैसे, फिर से देख लो, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी 6 हो गया ना, 4 तक ही कर रहे थे ना। 11, 12, 1, 2, 3, 4, मेरे पास 6 आवर्स हो गए। इन 6 आवर्स में अगर मैं 10, 10, 10, 10 काउंट करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 × 6, 60 फीट आ जाएंगे, 60 फीट। यानी कि 4 PM तक 60 फीट जो है, 60 फीट की हाइट तक मंकी पहुंच चुका है। अब 4 PM तक 60 फीट कवर हुए हैं, जैसे ही 4 PM होंगे वो 30 जंप और कर देगा, तो 60 + 30 90 फीट पे पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट 120 फीट था, तो 5 PM की बात करते हैं। 5 PM 10 फीट और ऐड कर लेते हैं। अब मेरे पास 60 की बजाय 70 फीट आ गया। अब 5 PM पे उसकी फिर से जंप है, बिगिनिंग ऑफ द आवर। 5 PM पे 30 फिर जंप किया, तो 70 + 30 कितना हो गया, 100। नो, टारगेट 120 का था। मैं 6 PM ले लेता हूँ, 6 PM। 6 PM पे 10 फीट और ऐड कर लिया, मेरे पास 80 हो गया। अब 80 + 10 30 कितना हो जाएगा, 110। 120 टारगेट है। नो, 7 PM की बात करता हूं, 7 PM पे 10 फीट और ऐड कर लेते हैं, 90। यानी कि अप टू 7 PM उसने 90 फीट जो है, 90 फीट की हाइट के ऊपर मंकी है। जैसे ही 5 PM होंगे, बिगिनिंग ऑफ द आवर होगा, मंकी जंप कर जाएगा 30, तो 90 + 30 120, फर्स्ट टच ऑफ द फ्लैग। उसका जो टच है फ्लैग पे वो कितने में, किस टाइम पे होगा, फर्स्ट टच ऑफ फ्लैग 7 PM पे होगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। बिगनिंग ऑफ द आवर, जैसे ही 7 बजेंगे वो 30 जंप कर देगा। 7 PM तक वो 90 फीट की हाइट पे था, 90 फीट से उसने 30 फीट अगेन जंप किया, 120 हो जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टच की बात की थी, तो 7 PM इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक। ठीक है, उसने एक रोल है, रोल में से उसने शर्ट के पीसेस जो थे वो कट करने थे। ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसेस। जो भी एक रोल था उस रोल को उसने 10 पीसेस में कट करना था, इक्वल पीसेस। ठीक है, इक्वल पीसेस में कट कर देते हैं। ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स पर मिनट। उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1 मिनट में वो 45 कट्स लगा लेता है। ठीक है, 45 कट्स इन 1 मिनट। हाउ मेनी रोल्स वुड बी कट इन 24 मिनट। 24 मिनट्स में वो कितने कट लगा लेगा, 24 मिनट्स में वो कितने कट्स लगाएगा। 1 मिनट में 45 कट्स है, तो 24 मिनट्स में कितने कट्स लगाएगा वो, 45 × 24 नंबर ऑफ कट्स। इतने कट्स लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ कट्स आ गए। अब हम यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ रोल कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ रोल्स, कितने रोल्स हैं, ऑप्शन में भी रोल्स गिवन है। तो सबसे पहले तो ये था कि एक रोल में नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे। एक रोल को मैंने 10 इक्वल पीसेस में कट करना था, एक रोल को। तो 10 इक्वल पीसेस कट करने के लिए मेरी नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, मेरे नंबर ऑफ कट्स 9 होंगे। कैसे 9 होंगे, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरा जो रोल था उसको मैंने ओपन कर दिया, मेरा जो रोल था ये मैंने ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया। अब मुझे इसे 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो पहला कट,
दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, छठवां कट, सातवां, आठवां और नौवां। 9 कट्स हो गए। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10th पीस है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगा। लास्ट में थोड़ा मैं कट लगाऊंगा, यहां पे वहां पे थोड़ा लगाएंगे हम। तो 10 इक्वल पीसेस कट करने के लिए मेरे जो कट होंगे वो 9 होंगे, यानी कि एक रोल में 9 कट्स लग रहे हैं। तो इतने कट्स कितने रोल्स में लगेंगे? ठीक है, 9 कट्स जो थे वो 1 रोल में थे। तो ये जो नंबर ऑफ कट्स है, 1 कट कितने रोल में होगा? 1/9, यूनिटरी मेथड। 45 इंटू 24 कट्स कितने रोल्स में होंगे? इंटू 45 इंटू 24। तो 9 5 का 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 5 कैसे सिखाया था? इंटू 10/2। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 240, हाफ करो 120। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने हो जाएंगे? मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोल्स होंगे वो आ जाएंगे 120। तो दैट इज ए ऑप्शन इज माय आंसर। ये ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा। बोला ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा क्वेश्चंस में। अगर हम जैसे कहते हैं कि 5 फिंगर्स की भी बात करता हूं, सेम मिलता जुलता एक और क्वेश्चंस की बात करता हूं, 5 फिंगर्स में अगर मैं स्पेसिस की बात करता हूं तो 1 2 3 4 स्पेसिस होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर मैं कट्स की भी बात करता हूं तो 10 कट्स के लिए भी मेरे पास जो इन बिटवीन स्पेसिस रहेंगी वो 9 रह जाएंगी। अगर मैं नंबर ऑफ कट्स लगाता हूं, एक कम हो जाता है, क्योंकि 10th कट हमारे पास अपने आप बन जाए और 10th पीस जो है वो अपने आप बन जाएगा। उसको बनाने के लिए मुझे कोई कट नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, CP ऑफ 15 पेंसिल is equal to the selling price of 20 erasers, what is the loss percent? ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी मुझे पहले ही दे दिया कि मुझे लॉस होगा। Why loss? Cause the selling quantity is more than the cost quantity. कितना लॉस होगा? The difference between the two, 15 और 20 का डिफरेंस 5 हो गया, डिवाइडेड बाय द सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी मेरे पास 20 है। ठीक है, कहां से आया ये? मैंने कहा था आपको कि अपॉन में क्वांटिटी रखना है। क्वांटिटी के केस में डिनोमिनेटर में सेलिंग क्वांटिटी आती है। प्राइस के केस में डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आती है टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। तो कितना हो गया? 5/25, 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। A dishonest dealer professes to sell the goods at cost price, but he uses false weight and thus gain 1612/43%। हमें प्रॉफिट गिवन है 1612/43% हमारा प्रॉफिट है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने ये एक्सरसाइज में भी दिया था मैंने आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, इसकी जब डिस्कशन की थी तो मैंने कहा था कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो इतना है। तो इट मीन जो मेरी प्रॉफिट का फार्मूला क्या था? प्रॉफिट का फार्मूला था डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी। तो डिनोमिनेटर में सेलिंग क्वांटिटी होनी चाहिए थी। प्रॉफिट के केस में डिनोमिनेटर में 43 है, तो सेलिंग क्वांटिटी इज मल्टीपल ऑफ 43। मेरी जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 43 का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो 43 का मल्टीपल है, 943 जो है ये तो 43 का मल्टीपल नहीं है। ए ऑप्शन 448336, यस ये 43 का मल्टीपल है। ठीक है, क्या ये 43 का मल्टीपल है? 857 भी हमारे पास 43 का मल्टीपल नहीं बनता। 903 क्या 43 का मल्टीपल है? 43, इसमें 43 ऐड कर लेता हूं, 903, यस ये भी मेरे पास 43 का मल्टीपल है। यानी कि आइदर ए ऑप्शन इज द आंसर, आइदर डी ऑप्शन इज द आंसर। मेरी ऑप्शन इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगी। तो लेट ए इज माय आंसर। मैं ए को अपना आंसर लिख लेता हूं, यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि 1 kg के पीछे वो जो फॉल्स वेट यूज कर रहा है वो 860 ग्राम्स यूज कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स
इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 860 ग्राम्स। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज माय प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज 860 एंड 1000। कितना डिफरेंस हो गया इनमें? 140 डिवाइडेड बाय 860, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर ये जो प्रॉफिट है वो सॉल्व करके हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है जो मुझे गिवन था 1612/43, 1612/43 के इक्वल आ जाता है। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज डी ऑप्शन इज माय आंसर। ठीक है, फिर मैं डी ऑप्शन क्रॉस चेक करके नहीं देखूंगा क्योंकि बाकी ऑप्शन सारी एलिमिनेट हो गई हैं। तो कटिंग करते हैं, 0 से 0 कट कर लिया, 2 7 का, 2 4 का, 3 का, 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 700 डिवाइडेड बाय 43, ये आ गया। इसको सॉल्व करके देख लो, 700 डिवाइडेड बाय 43 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 16 3 का 48, 4 16 64, 688 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 43, दैट इज 700 डिवाइडेड बाय 43। यस, आ रहा है। इट मीन ए ऑप्शन 860 इज द आंसर। ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगी, डी ऑप्शन को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगेन अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 15% एंड 20% इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट भी करवाया था। तो व्हाट अबाउट द 10% डिस्काउंट? 10% डिक्रीज 0.9। व्हाट इज 15% डिक्रीज? 0.85। व्हाट इज 20% डिक्रीज? 0.8। अगर मैं एक वैल्यू 100 लेट कर लेता हूं, उसके ऊपर ये तीनों डिस्काउंट अप्लाई करता हूं, तो मेरा इस 100 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 9 72, 72 को 85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 × 85 कितना हो जाएगा? 5 2 का 10, 0 1 कैरी, 7 × 5 35 प्लस 16 51 2 5 8 7 56, 56 और 5 6 1 2 0। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? डेसिमल हटाता हूं तो मेरे पास 100 तो इधर आ गया, 10 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, तो ये इससे एलिमिनेट हो गया। अपॉन में 100 था, अपॉन में 100, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 61.20। जो 100 रुपीज थे वो अब मेरे पास कितने रहेगी? 61.20। तो 100 में से मैं अगर इसको माइनस कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 128 38.8%। कौन सी ऑप्शन आंसर है? ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट। अगर मुझे ये 3 डिस्काउंट नहीं देखने थे, सिंगल डिस्काउंट अप्लाई करना था, तो मेरा सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाता? 38.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉर्स एंड काउ वाज सोल्ड फॉर ₹4500 ईच। अगेन सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, शीट में दिया था आपको। तो हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस सेम है। द हॉर्स वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30% एंड काउ एट ए गेन ऑफ 30%। दोनों की परसेंटेज सेम है, वन एट ए लॉस एंड अदर एट ए गेन। तो होल ट्रांजैक्शन में हमें क्या होगा? होल ट्रांजैक्शन में मुझे लॉस होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, लॉस 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 लॉस, यस, नो गेन नो लॉस, नो, डी ऑप्शन नहीं हो सकती। रिमेनिंग तीनों ऑप्शन में लॉस आ रहा है। कितने परसेंट लॉस होगा? 30/10 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 3 रह गया, 3 का स्क्वायर किया 9%। इट मीन मुझे होल ट्रांजैक्शन पे 9% का लॉस है। तो होल ट्रांजैक्शन पे अगर मुझे 9% का लॉस है, तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 9 है, व्हाट अबाउट माय सेलिंग प्राइस? मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, 9 डिवाइडेड बाय 91। मेरी सेलिंग प्राइस आ गई 91। कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज 91। ठीक है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, लॉस हो गया। तो अब मुझे क्या गिवन था? लॉस कैलकुलेट करना है मुझे, सेलिंग प्राइस गिवन थी। व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस? क्यों? क्योंकि 9% टोटल लॉस गिवन था। होल ट्रांजैक्शन का टोटल लॉस 9%। तो व्हाट इज माय टोटल सेलिंग प्राइस? 45,500 प्लस 45,500।
क्योंकि ये मुझे ईच की सेलिंग प्राइस गिवन थी। तो कितना हो गया 45 45 90 और एक और 91,000 हो गया 91,000। तो व्हाट इज द लॉस, यहां से लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। कितना हो गया लॉस 91,1000 इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 9,000। इट मीन होल ट्रांजैक्शन पे ये मुझे जो लॉस है दैट इज 9,000 रुपीज का। सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। सिंपल क्वेश्चन है, ये तो काउंट ही हो जाना था मेरे पास। ठीक है, कितने टाइम्स है आंसर सी। ठीक है, कब कब लिखते हैं, एक तो 3 पे हो गया, 13 पे हो गया, 23 पे हो गया, 33 पे हो गया, 43 पे हो गया, 53 पे, 63 पे, 73 पे, 83 पे, 93 पे। और अगर मैं इधर देखता हूं 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो इतने टाइम्स ही 3 लिख सकते हैं। कितने टाइम्स हो गया देखो, यूनिट डिजिट पे कितने टाइम्स है 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेंस प्लेस पे कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 20 टाइम्स आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। A person bought an article and sold it at a loss of 10%. ठीक है, 10% loss. If he had bought for 20% less and sold it for rupees 33 more, then he would have profit of 40%. सेम क्वेश्चन मैंने ये भी करवाया था। ठीक है, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और मेरा लॉस 10% है, व्हाट अबाउट माई सेलिंग प्राइस 90 रुपीज इज माई सेलिंग प्राइस। अगर मैं इस आर्टिकल को 20% लेस वैल्यू पे परचेज करता, तो 20% लेस का मतलब हो गया 0.8, 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 80 होती 20% लेस, तो मुझे क्या हो जाता, कहता मुझे प्रॉफिट हो जाता 40% का। 40% प्रॉफिट मीन 1.4। तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास सेलिंग प्राइस 112 रुपीज आ गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस? द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस इज 22 रुपीज का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे डिफरेंस 33 रुपीज का दे रखा था, तो 33 का डिफरेंस के लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए थी? ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ डिफरेंस इज 22, कॉस्ट प्राइस इज 100। इफ डिफरेंस इज 33, द कॉस्ट प्राइस इज 100 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 33 इंटू 33। कितना हो जाएगा 11 पे 11 2 का 11 3 का 250 का 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 150 रुपीज। इट मीन जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी वो 150 रुपीज होगी। बी ऑप्शन इज द आंसर। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्क से रिलेटेड टॉपिक अभी हमने करवाना है। ठीक है, फिर भी देखते हैं कैसे करते हैं। कहता कि ABC 3 पर्सन्स हैं, वो एक काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं? A 24 डेज में कर रहा है, B सेम काम को 6 दिनों में, और C जो है वो 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि लेट माई वर्क, जो मेरा काम है वो 24 यूनिट्स बनाने थे, दैट इज माई वर्क। ये मैंने लेट कर लिया, तो A का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? A जो है इन 24 यूनिट को 24 दिन में बनाता है, तो A जो है वो एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा? 24 यूनिट 24 दिन, तो एक दिन में 1 यूनिट 1 यूनिट। ये A का 1 डे वर्क आ गया। कैसे कैलकुलेट हुआ? दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1 डे वर्क
इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क था 24, नंबर ऑफ डेज भी 24 थे, दोनों को डिवाइड किया 1 आ गया। बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? बीस 1 डे वर्क इज इक्वल टू, अब हमारे पास बी जो है वो 24 यूनिट 6 दिनों में बनाता है, तो एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा? 4 यूनिट। 24 टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज 6, तो 1 डे वर्क 6 यूनिट्स। तो बी का हमारे पास 1 डे वर्क आ गया 6 यूनिट। सी का 1 डे वर्क निकालते हैं, सीज 1 डे वर्क दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12। सी 12 दिनों में 24 यूनिट बना रहा है, तो एक दिन में 2 बनाएगा तभी 12 दिनों में 24 बनेंगे, 2 यूनिट्स। तीनों का 1 डे वर्क आ गया। मुझे क्या निकालना था? टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो अब टुगेदर वर्क निकालते हैं। टुगेदर वर्क, टुगेदर ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क और सी का 1 डे वर्क। ए का 1 डे वर्क 1 यूनिट है, बी का 1 डे वर्क कितना था मेरे पास? बी कितने बना रहा था? कितने दिनों में काम कर रहा था बी? 6 दिनों में कर रहा था, तो 24 डिवाइड बाय 6 4 आएगा। सॉरी गलत लिखा है मैंने, 4 आ जाएगा इधर मेरे पास। बी का 1 डे वर्क 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 24 ये 6 डेज में कंप्लीट करता है, 24 डिवाइडेड बाय 6 4 आ गया। जैसे कि सी का आ गया था मेरे पास 24 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हमारे पास एज 1 डे वर्क प्लस बीज 1 डे वर्क प्लस सीज 1 डे वर्क कितना हो गया? ए का 1 डे वर्क 1 है, बी का 1 डे वर्क 4 यूनिट है, सी का 1 डे वर्क 2 यूनिट्स है। तो तीनों का मिलके 1 डे वर्क में 7 यूनिट्स बना रहे हैं। एक दिन में ये 7 यूनिट बना लेते हैं, 2 दिनों में 14, 3 दिनों में 21, 4 दिनों में 28। लेकिन टोटल वर्क कितना था मेरे पास? टोटल वर्क तो मेरे पास 24 था, यानी कि 3 से ज्यादा दिन लगेंगे और 4 से कम दिन लगेंगे। अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं कि मोर देन 3 एंड लेस देन 4, तो कौन सी ऑप्शन है? क्या 4 डेज आंसर है? नो। क्या आंसर 3 डे है? नो। क्या आंसर 7/2 कितना हो गया? 3.5 है या 3/7 है? या तो बी ऑप्शन आंसर है या सी ऑप्शन आंसर है। एग्जैक्ट कैसे निकलेगा? एग्जैक्ट के लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे? मैंने क्या लिखवाया था आपको? मैंने लिखवाया था कि 1 डे वर्क is equal to total work divided by number of days। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ये ऊपर चला जाएगा और 1 डे वर्क नीचे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज टुगेदर दे कंप्लीट द सेम वर्क दैट इज 24 यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 डे वर्क। टुगेदर 1 डे वर्क कितना था? 7 यूनिट्स। डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। कितना आ गया? 7 3 का 21, 3/7 डेज। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है? कौन सी ऑप्शन आंसर है? 3/7। सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन हमारी आंसर है, 3/7। ठीक है, टॉपिक जब हम करेंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे इसको हम, तो वहां पे इसको हम और अच्छी तरह समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, At what time between 9 to 10, क्लॉक का क्वेश्चन है। At what time between 9 to 10 will the hands of the watch be together? 9 और 10 बजे के बीच में, 9 and 10। यहाँ 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, बोलो ठीक है। ये मिडिल, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। At what time between 9 to 10? 9 o'clock। ठीक है, तो 9 और 10 के बीच में हमारे पास एग्जैक्टली ओवरलैपिंग कब होगी? ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते थे? इसको करने के लिए हमारे पास एक रूल था कि ये मेरे पास 45 मिनट्स हैं।
हमने क्या करना है कि जब बिटवीन 9 to 10 की बात करेंगे तो हम सबसे पहले 9 o'clock ड्रॉ कर लेंगे, जो मैंने कर लिया। एट 9 o'clock मेरी जो आर हैंड है, हमारी जो आर हैंड है उसकी पोजीशन 45 मिनट स्पेस के ऊपर है। उसको फिक्स कर दो, उसको नहीं हिलाना, उसको नहीं हिलाना। ओवरलैपिंग के लिए हमारी मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? मिनट हैंड को ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये यानी कि मिनट हैंड को 45 मिनट स्पेस मूव करना पड़ेगा फॉर ओवरलैपिंग। आप कहोगे सर आर हैंड भी तो आगे चली जाएगी। मैंने फिर से वही कहा है कि जब 9 और 10 o'clock के बीच में मुझे ओवरलैपिंग पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो एट दैट टाइम मैं अपनी आर हैंड को फिक्स कर लूंगा, उसको नहीं हिलाऊंगा। वो 45 मिनट स्पेस के ऊपर है। नाउ मिनट हैंड को ओवरलैप करने के लिए 45 मिनट स्पेस मूव करनी पड़ेगी, स्पेस मूव करना पड़ेगा। बोलो ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यूज होगा। क्या पॉइंट था मेरे पास? मेरे पास पॉइंट था, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन जब क्लॉक का कैलेंडर करवाऊंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लॉक ही है, ठीक है। तो जब हम क्लॉक का टॉपिक करेंगे तो इसको हम और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास था कि इन 60 मिनट्स मिनट हैंड गेन 55 मिनट स्पेसेस ओवर आर हैंड, आर हैंड, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं क्लॉक के क्वेश्चन में, क्लॉक के टॉपिक में करवाऊंगा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। फिलहाल मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूं यहां पे कि 60 मिनट का जो गेन है वो 50 मतलब मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट गेन करती है कितनी देर में? 55 मिनट में ओवर आर हैंड। 60 यानी कि 55 मिनट में 60 मिनट का गेन है, मतलब 55 मिनट का जो गेन है वो सॉरी बेटा, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है कि जो ये 55 मिनट का गेन है वो कितनी देर में किया है मिनट हैंड ने? 60 मिनट में, ठीक है। इन 60 मिनट्स मिनट हैंड गेन 55 मिनट स्पेसिस ओवर आर हैंड। आर हैंड के कंपैरेटिवली 60 मिनट के अंदर वो 55 मिनट गेन करती है, ठीक है। तो 55 मिनट का जो गेन है वो 60 मिनट में है। 1 मिनट का गेन कितनी देर में होगा? दैट इज 60/55 मिनट में होगा। और इन दिस क्वेश्चन हमारे पास अब मिनट हैंड को कितनी मूवमेंट चाहिए थी? मिनट हैंड को ओवरलैप के लिए 45 मिनट मूव करने थे। तो इन 45 मिनट में आर हैंड कितना गेन कर जाएगी वो चीज कैलकुलेट करनी है मुझको। तो कितना हो जाएगा मेरे पास इन दिस केस? इन दिस केस मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे पास ये रिलेशन है 60/55, इसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे पास एग्जैक्ट ओवरलैपिंग टाइम आ जाएगा। तो कितना हो गया ये? 5 12 का 5 11 का 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 का 60 0 6 कैरी, 12 4 का 48 प्लस 6 54 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 कितना हो गया? 11 4 का 44 4400, 11 9 का 1/11, 49 1/11 मिनट पास्ट 9, 49 1/11 मिनट। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है मेरे पास? सी ऑप्शन इज द आंसर। 49 1/11 मिनट past 9, both the hands are together, exactly overlapped, ठीक है। तो हमारे पास जो है दैट इज सी ऑप्शन इज द आंसर। डिटेल में हम क्लॉक के टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड? पेंसिल वर्ड के अंदर जो लेटर हैं, कौन कौन से लेटर हैं? P, E, N, C, I, L, इनको अरेंज करना है।
मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं? सबसे पहले मेरे पास अल्फाबेट्स कितने, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर्स है मेरे पास, 6 लेटर्स। तो अरेंज करने के लिए मेरे पास 6 पोजीशन भी चाहिए, क्योंकि जो वर्ड बनाना है मेरे पास वो 6 लेटर वर्ड ही बनेगा हमेशा। 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस। अब फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास कितने लेटर हैं? फर्स्ट पोजीशन पे या तो मैं P लिख सकता हूं, या E भी लिख सकता हूं, N भी लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं, L लिख सकता हूं। यानी कि दिस फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल इन 6 डिफरेंट वेज। P लिख लो, E लिख लो, N लिख लो, C लिख लो, I लिख लो, L लिख लो। नाउ आउट ऑफ 6 लेटर्स एक लेटर चला गया, क्योंकि एक लेटर को मैंने इस पोजीशन पे लिख लिया। सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने लेटर रिमेनिंग रह गए? 5 रह गए, एक लेटर चला गया। अब थर्ड पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 2 लेटर चले गए, क्योंकि 2 पोजीशंस मैंने फिल कर ली। अब मेरे पास थर्ड पोजीशन के लिए 4 रह गए, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 3, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 2, नेक्स्ट के लिए 1। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट इज इक्वल टू 720 वेज। यानी कि अगर मैं पेंसिल लेटर के वर्ड्स को अरेंज करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट कितने वर्ड्स बन जाएंगे, विद और विदाउट मीनिंग। चाहे उनका कोई मीनिंग बनता है या नहीं बनता, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे मेरे पास? 720 नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि 720 वेज। ए ऑप्शन इज द आंसर। हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डायग्राम दे रखा है। क्या डायग्राम है हमारे पास? बार डायग्राम है। डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देयर आर 2 ग्राफ, दिस इज ग्राफ 1, this is graph 2. There are 2 graphs below. Figure shows the total number of vote cast for the 3 candidates R, S and T in the 5 different cities A, B, C, D, E. ये A सिटी है, B सिटी, C and D and E. A सिटी में हमारे पास वोट्स जो है वो इतने हैं, दैट इज 4 and 6 का मिडल 5000। और जो बी सिटी है इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 4000। सी सिटी में टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं दैट इज 6000। डी सिटी में टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो 7000 के अप्रोक्सीमेट है। और ई सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो भी हमारे पास 4000 है। ठीक है, एंड Figure 2 shows the percentage distribution of the votes among these 3 candidates in these 5 cities. A सिटी में मुझे परसेंटेज दे रखी है, R सबसे पहले वाली है, फिर S है, फिर T है, यानी कि ये R की है, ये S की, ये T की, R S T एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या है? ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था ये। Which city cast the most number of votes for candidate R? R को सबसे ज्यादा वोट्स कौन सी सिटी में मिले हैं? ठीक है, तो कौन सी सिटी में R को सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे, मुझे ये देखना है। सबसे पहले R की यहाँ पे परसेंटेज कितनी है? ये 20 है, तो इनका मिडल ये 30 हो जाएगा। 20 और 30 का मिडल, इसको हम 25 कंसिडर कर लेते हैं, 25%। ठीक है, इन विच सिटी द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स फॉर कैंडिडेट आर? ऑप्शंस क्या है? ए बी सी ई। तो डी तो मैंने चेक ही नहीं करना, डी नहीं मुझे चेक करना, ए बी सी ई चेक करना है। तो ए में कितने हैं? 25%, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। बी सिटी में भी 25%, सी सिटी में कितने हो गए? तो एग्जैक्टली 40 और 60 के मिडिल में 50%। डी चेक नहीं करना। ई सिटी में कितने हैं? 60%। ई सिटी में कितने हो गए? 60% हो गए। ठीक है, ये तो परसेंटेज है, वोट्स तो यहां से कैलकुलेट होंगे। टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे यहाँ पे? 5000। तो 5000 का 25% कितना हो जाएगा? 5000 का 25% 1250, 1250। बी सिटी में 25% टोटल वोट्स पोल्ड कितने थे मेरे पास? 4000। 4000 का 25% 1000। सी सिटी में कितने थे मेरे पास? 50।
सी सिटी के टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, ये थे 6000 का 50% कितना हो जाएगा 3000, और डी ई सिटी में कितने थे 60% ई सिटी में, यानी कि 4000 का 60% 2400। तो क्या पूछा था, विच सिटी कास्ट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स, सिटी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फॉर हाउ मेनी सिटीज डिड कैंडिडेट एस रिसीव मोर वोट्स देन कैंडिडेट टी, एस के टी से ज्यादा होने चाहिए वोट्स। ठीक है, एस के वोट ज्यादा, टी के वोट्स कम, एस की परसेंटेज ज्यादा, टी की परसेंटेज कम, जिसकी परसेंटेज ज्यादा उसके नंबर ऑफ वोट ज्यादा। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमारे पास क्या था आर एस एन टी, एस सेकंड वाला है, टी ये है, तो यहाँ पे एस की आपको जो वैल्यू है, मतलब डायग्राम है, वो बार वो ज्यादा बड़ी दिख रही है या टी की दिख रही है? ऑब्वियस सी बात है, टी की जो है वो हमारे पास यहां से लेके यहां तक है, लेकिन एस की कितनी है, एस की यहां से लेके एस यहां तक है, तो एस इज मोर देन टी, यही पूछा था इसने, एस रिसीव मोर वोट्स देन डी, तो ये ए सिटी तो है नहीं। बी सिटी, यस बी में हो सकता है, हो कह सकता है बी है। सी में, सी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मुझे अप्रोक्सीमेट इक्वल की ही बात दिख रही है। ठीक है, ये और ये, ठीक है ना, तो ये मुझे इक्वल ही यहाँ पे दिख रहा है, तो सी सिटी भी नहीं आएगा। डी सिटी में भी जो है वो S इज मोर देन T इज मोर देन S है, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, यहाँ इक्वल है। यहाँ पे तो T है ही नहीं, यहाँ पे S थे तो S मोर देन T यहाँ पे भी हो गया। तो हाउ मेनी सिटीज, ओनली 2 सिटीज, तो व्हाट इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 25 की बात करते हैं, विच 2 सिटीज कास्ट द सेम नंबर ऑफ वोट्स फॉर कैंडिडेट आर, तो आर को कौन सी 2 सिटीज में सेम नंबर ऑफ वोट्स डाले थे, विच 2 सिटीज कास्ट द सेम नंबर ऑफ वोट्स फॉर कैंडिडेट आर, तो विच 2 सिटीज, कौन कौन सी 2 सिटीज हैं? तो हमारे पास मैंने कैलकुलेट किया था, शायद आर की बात कर रहे हैं ना, ये 2 सिटीज का सेम नंबर ऑफ वोट्स आर के लिए, तो हमने पीछे देखते हैं, पीछे कैलकुलेट किए थे हमने, ये हमने आर के वोट्स कैलकुलेट किए थे, विच सिटी कास्ट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स फॉर कैंडिडेट आर। ठीक है, एक मिनट से पिछला देख लेते हैं, यहाँ पे हमने आर के वोट्स कैलकुलेट किए थे, चेक कर लेते हैं किन 2 सिटीज में इक्वल है, ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, ई में इतने हैं, एक डी के कैलकुलेट कर लेते हैं, डी के वोट्स कितने हैं हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे हमारे पास, डी की वैल्यू 6 और 8 के बीच में 7000 है, और परसेंटेज कितनी है आर की, आई थिंक 10% है, 10% है, तो 7000 का 10% कितना हो गया 700, तो कौन सी 2 सिटीज में इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हैं, किसी भी सिटी में नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, विच 2 cities cast the same number of votes for candidate R, none of these, किसी भी सिटी में नहीं है, परसेंटेज सेम है मेरे पास, ये परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज को टोटल नंबर ऑफ वोट से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो किसी भी सिटी में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, हाउ मेनी वोट्स डिड कैंडिडेट टी रिसीव इन टोटल 5 सिटीज, टी के वोट्स कैलकुलेट करने हैं सभी सिटीज के अंदर, तो हमारे पास आर एस टी सबसे लास्ट वाले की बात की है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे वोट्स थे 5000, मैं यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा, 5000, यहाँ पे मेरे पास वोट्स थे 4000, यहाँ पे वोट्स है मेरे पास 6000, यहाँ पे वोट्स कितने हैं 7000, यहाँ वोट्स कितने हैं 4000,
और टी की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। टी की परसेंटेज कितनी थी, आर एस टी सबसे लास्ट, तो मेरे पास यहाँ पे ये 50 से लेके 100 तक 50% टी के वोट्स हैं, तो इसका 50% कितना हो गया 2500। सेकेंड सिटी में कितने हैं टी के, यहां से दिस वन, तो इन दोनों का मेडल यहाँ 70 हो जाएगा, इन दोनों का मेडल 75, यानी कि 75 से लेके 100 तक 25% हो जाएगा। ठीक है, तो 25% यानी कि 1/4, तो 1/4 कितने हो जाएंगे 1000। सेकेंड सिटी में 1000 हो गया। थर्ड में कितने हैं, थर्ड में भी मेरे ख्याल से इक्वल ही है 25%, तो टी के थर्ड में 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा 1/4, 1500। फोर्थ सिटी में कितने हैं टी के, यहां से मतलब 25 छोड़ देते हैं स्टार्टिंग के, रिमेनिंग 75%, 75% यानी कि 3/4, कौन सा सिटी था, ए बी सी डी, 7000 का 75%, तो कितना हो गया 7 3 का 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 का 20 10 आ गया, 4 2 का 8, 4 5 का 5250, ये आ गया मेरे पास। और लास्ट वाले में तो टी है ही नहीं है, 0, कोई भी वोट नहीं डाला टी को, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो मेरे पास आ गया 2535 5000, और ये प्लस करते हैं तो 10,250। ठीक है, तो 10,250, डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी सिटीज कास्ट ओवर 2/3 वोट्स, 2/3 वोट्स। ठीक है, 2/3 यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 66.6%, अप्रोक्सीमेट 66% वोट्स। ठीक है, कितनी सिटीज में किसी एक कैंडिडेट को डाले थे, तो 100 का 66%। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही थी मेरे पास, दैट इज 50%, नॉट 66%। यहां भी मेरे पास जो वैल्यूज हैं 25 ये होगी, 25 ये होगी, 50 तो ये भी 50 होगी, यहां भी नहीं है। एक यहां पे मुझको दिख रहा है ये सबसे मैक्सिमम है, दैट इज ऑल्सो 50%, नॉट 66%। यहां पे मेरे पास जो है वो मैक्सिमम है, कितना 75% वोट्स किसको डले थे, टी को डले थे। कौन सी सिटी में, डी सिटीज में। तो हाउ मेनी सिटीज की बात हुई थी, दैट इज ओनली 1 सिटी, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम ए बी सी डी, इनमें से मुझे चूज करना है द वन दैट illustrate the relationship amongst North America, United States of America and New York। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, उसके अंदर हमारे पास न्यूयॉर्क है, तो यानी कि मेरे पास कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट करती है, ए डायग्राम जो है इन तीनों के बीच में रिलेशन बताती है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास जो डायग्राम इनका रिलेशन बता रही है, दैट इज द ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज माय आंसर। ठीक है, यूएसए के अंदर नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है, तो रिलेशन ए इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग बॉय गर्ल एंड हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर, तो मैं अगर ये कहता हूं कि देखो ये हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये सारे हॉकी प्लेयर्स हैं, ये बॉयज है, मान लो ये हॉकी प्लेयर्स, ये बॉयज हैं, यहां पे वो हॉकी प्लेयर्स हैं जो बॉयज हैं, यहां पे वो बॉयज हैं जो हॉकी प्लेयर नहीं है। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करता हूं कि ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स, ये वो गर्ल्स हैं, ये वो गर्ल्स हैं जो हॉकी प्लेयर नहीं है, और यहां पे वो गर्ल्स हैं जो हॉकी प्लेयर भी हैं। यहां पे कौन से रह जाएंगे,
जो हॉकी प्लेयर तो है लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स नहीं है, ठीक है, अदर देन बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैन है, वुमेन है, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं है, तो मेरे पास जो रिलेशन है वो बी रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता था कि हॉकी प्लेयर और बॉयज में कॉमन तो आएगा ही आएगा, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकती थी, वो एलिमिनेट कर दिए। ये डायग्राम भी किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता कि अगर मैं कहता हूं ये हॉकी प्लेयर है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ऑल बॉयज आर हॉकी प्लेयर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास नहीं हो सकती थी। ये ऑप्शंस की बात करता हूं कि हॉकी प्लेयर और इसमें कॉमन है, बॉयज में और हॉकी प्लेयर में तो कॉमन है, लेकिन यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन, तो ये भी मेरे पास ऑप्शन नहीं हो सकती थी। तो जो नियरेस्ट मेरे पास चल रही है दैट इज द बी ऑप्शन, रिमेनिंग ऑप्शन एलिमिनेट होगी। इन तीनों के रिलेशन को सिर्फ बी डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, then which of the following figure is the right image of the given figure? ठीक है, तो मुझे ये देखिए कि जो MN है ये मिरर है, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, ठीक है, और मेरे पास एक डायग्राम है दिस वन, ठीक है, ये एरो इस साइड को है और ये ठीक है, तो मुझे इसकी मिरर इमेज चाहिए कि मिरर इमेज कौन सी होगी, तो क्या करते हैं कि इसकी मिरर इमेज इससे ड्रॉ करता हूं मैं, दिस वन, ठीक है। अब मिरर में भी मुझको कुछ इस वे में ही दिखेगा, ये मिरर है, मिरर में जितनी चीज पास होती है इमेज में भी वो उतनी पास दिखती है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं इस एरो की, तो वो एरो इस कॉर्नर पे इस वे में विजिबल होगा, यहां से मिरर से दूर है, यहां भी मिरर से दूर होगा। तो चारों ऑप्शंस में सबसे पहले एरो की बात करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, ये हो सकती है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, दो ऑप्शन से एलिमिनेट होगी, क्योंकि इन दोनों में जो एरो है वो मेरे पास बॉटम राइट कॉर्नर पे है। अब हम ड्राइंग की बात करते हैं कि ये मिरर है, तो ये वाली ड्राइंग जो है ये मुझे इस साइड यहाँ पे विजिबल होगी, जितने नियरेस्ट मिरर के होगी उतने नियरेस्ट दिख रही है ये फिलिंग, और ये वाली इस कॉर्नर पे होगी दिस, तो दिस इज माय मिरर इमेज। तो वो कौन सी ऑप्शन है मेरे पास, दिस वन, यानी कि दैट इज सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन में एरो के साथ वाले ब्लॉक में ब्लैक हो रखा है, एरो के साथ वाला ब्लॉक ब्लैक नहीं होना चाहिए, एरो के साथ वाला ब्लॉक ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। चार ऑप्शन थी, तीन एलिमिनेट होगी, फोर्थ ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेन, यानी कि हॉर्सेस और मेन इक्वल हैं, आर गोइंग समवेयर, half of the owners are on their horses back while the remaining one are walking along leading their horses, ठीक है। if the number of legs walking on the ground is 70, मुझे टोटल नंबर ऑफ लेग्स 70 दे रखी हैं, how many horses are there? अब इस क्वेश्चन को मैं XY लेके नहीं करूंगा, मैं ऑप्शंस यूज करता हूं। लेट ऑप्शन नंबर ए, मान लो मैं ऑप्शन नंबर 1 लेट करता हूं, अगर मेरे पास 5 हॉर्सेस हैं और 5 ही मेन हैं, ठीक है, तो इसने कहा था हाफ नंबर ऑफ मेन जो हैं, हाफ नंबर ऑफ मेन जो है वो वॉकिंग कर रहे हैं, तो 5 का हाफ कितना हो गया 2.5, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, ए ऑप्शन रॉन्ग है। मैं बी ऑप्शन लेट करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस और मेन जो हैं वो कितने हैं, 12 है। हमारे पास हॉर्सेस जो है वो 12 हैं, मेन भी 12 हैं। 12 मेन में से 6 मेन जो है वो हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए हैं और 6 जो है वो वॉक कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉकिंग कितने हो जाएंगे, 12 हॉर्स वॉक कर रहे हैं और 6 मेन वॉकिंग कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो जाएंगी इनकी, एक हॉर्स की 4 होती है, 12 की कितनी हो जाएंगी, 12 into 4 इज इक्वल टू 48। मेन की कितनी हो जाएंगी, 6 मेन है, तो 6 into 2 12 हो जाएंगी, मेरे पास टोटल 60 आ जाएगा, तो दैट इज नॉट द आंसर। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेग्स 70 गिवन थी। नाउ अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 लेट करता हूं कि हॉर्सेस भी 14 है, मेन भी 14 है,
तो 14 हॉर्सेस की नंबर ऑफ लेग्स कितनी होगी? 14 इंटू 4, 56 लेग्स हॉर्सेस की होगी। मैन की कितनी हो जाएंगी? 14 में से 7 मैन तो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और 7 जो है वो पैदल चल रहे हैं। तो जो पैदल चल रहे हैं उनकी नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो जाएंगी? 7 इंटू 2 14, टोटल आ गया 70, यानी कि 14C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो ठीक है, तो ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। N says A's father R is the only son of my father-in-law। ठीक है, N says यानी कि जो स्पीकर है, जो फर्स्ट पर्सन है वो N है। क्या कह रहा है वो? कहता है A's father R, ये फादर है तो ये मेल होगी। A's father R, ये फादर है, तो फादर है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कपल होगा। R इज द ओनली सन, आर जो है वो ओनली सन है, यानी कि आर का कोई ब्रदर नहीं है। आर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी कि एन के फादर इन लॉ। तो सिंपल सी बात है, एन के फादर इन लॉ यानी कि एन जो है वो इसकी वाइफ होगी। मेल मेंबर के लिए मैंने प्लस यूज कर लिया, फीमेल मेंबर के लिए मैंने माइनस यूज कर लिया। एन के जो फादर इन लॉ होंगे वो आर के क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। ठीक है, कहता कि एज फादर आर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, हस्बैंड्स फादर इन लॉ। एम का ओनली सन इज आर। ठीक है, आगे क्या कहा है? और देन हाउ इज बी हु इज द सिस्टर ऑफ ए की सिस्टर है बी, यानी कि बी इज फीमेल, लेकिन ए के बारे में नहीं बताया हुआ कि ए जो है वो बॉय है गर्ल है, तो बी जो है वो फीमेल है। क्यों? क्योंकि एज सिस्टर बी हु इज सिस्टर ऑफ ए रिलेटेड टू एम, ये बी जो है ये एम से कैसे रिलेटेड है? बी एम की क्या लगती है? बी जो है दैट इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर इज नॉट इन द ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द आंसर। तो 32 नंबर का जो कोई आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन द लेटर सीरीज, मुझको एक लेटर सीरीज गिवन थी। क्या सीरीज गिवन थी? डैश सी डैश बी डी डैश सी बी सी डी ए डैश ए डैश डी बी डैश ए। Some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternatives below it. Choose the correct alternative. मुझे इनमें से correct alternative fill करना है, यानी कि इन missing positions में अगर मैं A, B, C, D में से कोई एक ऑप्शन पुट करता हूं और पुट करने के बाद मेरे पास एक सीरीज बननी चाहिए। ठीक है, कैसे? मैं यहां पे अगर ए ऑप्शन पुट करके देखता हूं तो क्या बनता है? जैसे मैंने ए ऑप्शन पुट की तो फर्स्ट मिसिंग पोजीशन पे ए आ जाएगा, ए, देन ए मिसिंग था, सी फिर मिसिंग है, सेकंड पोजीशन पे डी है, डी डी बी डी, देन थर्ड मिसिंग पे ए आ गया, ए सी बी सी डी ए, देन अगेन मिसिंग है उस पे बी आ गया, नेक्स्ट मेरे पास बी आ गया डैश, उसके बाद क्या था? ए, नेक्स्ट पे ए आ गया, फिर सी आ गया, वो भी मिसिंग था, सी आ गया, नेक्स्ट क्या था? डी बी फिर मिसिंग था, लास्ट मेरे पास डी आ गया और लास्ट ए है, यहां डी और ये। अब मुझे देखना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके ऊपर। पैटर्न फॉलो का क्या मतलब है? जैसे कि देखते हैं, ए सी डी फिर बी, उसके बाद डी ए सी देन बी, यानी कि जो ए सी डी था इसमें डी जो है वो सबसे आगे आ गया, मेरे पास बन गया डी ए सी फिर बी आ गया, उसके बाद सी डी ए फिर बी है, यानी कि यहां पे डी ए सी था, सी सबसे पहले आ गया तो सी डी ए बन गया, सी डी ए, बी एज इट इज आ गया, उसके बाद मेरे पास क्या था? ए सी
ए सी डी, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे सी डी ए था, ए सबसे लास्ट था, वो सबसे आगे आ गया, तो मेरे पास बन गया ए सी डी, यस। लास्ट में डी ए, मेरे पास यहाँ पे था ए सी डी, डी सबसे आगे चला जाएगा तो डी ए सी बनेगा, लेकिन मेरे पास सीरीज डी ए तक की दे रखी थी, आगे नहीं गिवन थी, यस। तो यहाँ पे पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इट मीन ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। अगर मैं बाकी ऑप्शन में पुट करूंगा तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा वहां पे, तो इस केस में ए ऑप्शन मैंने पुट की, मिसिंग सीरीज में जो मिसिंग थे उनकी जगह, तो मेरे पास एक पैटर्न फॉलो हो गया, तो इट मीन ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा एंड हरिद्वार। तो इनमें से ऑड वन क्या है? ऑड वन इज द मथुरा। रिमेनिंग जितने भी ये मेरे पास सिटी है, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड कानपुर, इन तीनों सिटीज में से जो गंगा रिवर है वो पास करती है, तो इट मीन मथुरा इज द आंसर, ए ऑप्शन, दैट इज द ऑड वन। तो ऑड वन आउट के निकालना था, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ रैट इज कॉल्ड, कोडिंग डिकोडिंग, रैट इज कॉल्ड dog, dog is called mongoose, mongoose is called lion, lion is called snake, and the snake is called elephant, which is rear as pet। किसको हम पेट रख सकते हैं? डॉग को। तो व्हाट इज द कोड फॉर डॉग? डॉग का कोड क्या था? mongoose, सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। एलिफेंट को हम पेट नहीं रखते, रेड को नहीं रखते, mongoose को नहीं रखते, तो डॉग जो है वो पेट है, और पेट का कोड क्या, डॉग जो था वो पेट है, और डॉग का कोड क्या था? mongoose। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। ए डाइस हैज ए बी सी डी ई एंड एफ ऑन इट्स फेसिस। 6 फेसिस होते हैं, 6 फेसिस पे जो ए बी सी डी ई लिखा हुआ है। 2 पोजिशन ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन बिलो, विच लेटर विल बी जस्ट अपोजिट टू लेटर डी। तो इसको करने का 2 डाइसिस के केस में करने का एक रूल होता है। अगेन जब मैं डाइसिस का टॉपिक करवाऊंगा तब उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहां पे मैं आपको क्या थोड़ा सा हिंट दे देता हूं सिंपली। मेरे पास जब भी कोई डाइस गिवन है, 2 डाइस गिवन है, पहली कंडीशन कि 2 डाइस ही गिवन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों डाइस पे सिर्फ ओनली 1 कॉमन नंबर होना चाहिए, 1 कॉमन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? थर्ड कंडीशन, मैं डाइस को ओपन कर लूंगा। तो ओपन पोजीशन ऑफ डाइस क्या होगी वो मैं बताता हूं। ओपन पोजीशन ऑफ द डाइस बी कुछ ऐसी सी ओपन पोजीशन हो जाएगी, दिस वन, ठीक है। अगर हम इसको अब क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं कि इस साइड वाले फ्लैप को मैं ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं, इसको भी मैं ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं, ये जो है इसको ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं, तो दीज 2 आर अपोजिट फेसिस। ए बी सी लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये और ये अपोजिट फेसिस हो जाएंगे, बी एंड डी आर अपोजिट, यानी कि ये अपोजिट हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं और इन दोनों को मैं ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं, तो ए और ई जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। A and E are opposite. Remaining C and F are opposite. C and F are opposite. ठीक है। कई कहेंगे सर नहीं समझ आया, तो मैं एक सीधा सा फंडा बताता हूं। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होता है। स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करो, एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होगा। ये मेरी स्ट्रेट लाइन थी, इसमें एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट हो जाएगा, तो B और D अपोजिट हो जाएंगे। मिडल वाला C मैंने छोड़ दिया। इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करता हूं तो एक एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होंगे। ए के अपोजिट ई होगा, सी को छोड़ दो। उसके बाद सी के अपोजिट एफ होगा, सी और एफ में ई आता है, तो सी एंड एफ आर अपोजिट, ई को मैंने छोड़ दिया। एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये 2 डाइसिस बनी हुई है बेटा, तो इन 2 डाइसिस में मेरे पास क्या है, ठीक है। तो ओपन पोजीशन ये थी मेरे पास, ये 6 ब्लॉक्स आ गए। दोनों में से जो कॉमन नंबर है वो हम यहां मिडल में लिखते हैं, ए सी ई बी ई डी, कॉमन इज ई, वो यहां लिखना है। ध्यान से देखना मैं किस किस पोजीशन पे क्या क्या नंबर लिखूंगा। दोनों में कॉमन मिडल में आ गया। नाउ फर्स्ट डाइस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
या दोनों डाइसिस में मैं एंटी क्लॉक कंसीडर करूंगा या दोनों डाइसिस में मैं क्लॉकवाइज कंसीडर करूंगा, तो मैं एंटी ले रहा हूं कि दोनों फर्स्ट डाइस में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मुझे कॉमन नंबर ई के बाद कौन सा नंबर विजिबल है, तो एंटी क्लॉक ये होता है एंटी क्लॉक, दिस वन। तो ई के बाद पहले ए है देन सी है। एंटी क्लॉकवाइज में जो कॉमन नंबर ई है उसके बाद रिमेनिंग दो में से कौन सा पहले विजिबल है कौन सा बाद में, तो मुझे ए पहले विजिबल है सी बाद में, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ए एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सी। ये सी की पोजीशन हो जाएगी, सी की। जो कॉमन है, कॉमन के बाद एंटी क्लॉकवाइज में मुझको कौन सा पहले दिख रहा है, ए, उसकी ये पोजीशन, और रिमेनिंग जो मेरे पास रह गया उसकी ये पोजीशन। सेकंड डाइस में भी मैं यही अप्लाई करूंगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आफ्टर ई मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है, ई के बाद ये, इस वे में ई के बाद डी है फिर बी है, तो ये डी की पोजीशन होगी और ये मेरे पास बी की पोजीशन होगी। एंटी क्लॉक में ई के बाद पहले डी है फिर बी है, ये डी हो गया ये बी हो गया, ये रिमेनिंग की पोजीशन आ गई मेरे पास एफ। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, यहां से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मेरे से क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा था यहाँ पे कि विच लेटर बी अपोजिट टू द लेटर डी, तो डी के अपोजिट कौन सा हुआ, डी के अपोजिट ए आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज योर आंसर, कौन सी ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, डी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, डी के अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इन अ क्यू आई एम द लास्ट पर्सन, मैं लास्ट पर्सन हूं, ठीक है, एक लाइन में। वाइल माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम द फ्रंट, तो इसको कैसे करते हैं, 7th फ्रॉम द फ्रंट, ये फ्रंट है, यहां से 6 पर्सन हो गए और ये 7th पोजीशन इज जो है ये मेरे फ्रेंड की पोजीशन है और मेरी पोजीशन इसमें लास्ट है, ये लास्ट है, ये मेरी पोजीशन है लास्ट। ठीक है, उसके बाद इफ द पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, ये मैं हूं ये मेरा फ्रेंड है, इनके बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में जो पर्सन है उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज 23rd पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, उसकी पोजीशन 23rd है। इट मीन मैं 23 में से ये 7 पोजीशन स्टार्टिंग की माइनस कर लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 में से 7 माइनस कर लो, 16 हो गया, 16 हो गया, यानी कि ये 15 आ गया, ये उस मिडल की पोजीशन आ गई। 16 आया था, इसकी पोजीशन यहां से 16 होगी, उसके फ्रेंड के बाद 16th पोजीशन होगी, तो एक पोजीशन मैंने और माइनस कर ली उसकी, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 15। तो अब मैं चेक कर लेता हूं कि फ्रंट से ये जो मेरे पास एग्जैक्टली बिल्कुल मिडल में है मेरे फ्रेंड और मेरे बीच में, उसकी पोजीशन 23rd थी। 6, एक ये पर्सन है मेरा फ्रेंड 7 में 15 ऐड करता हूं 22 और एक ये पोजीशन 23, तो एग्जैक्टली जो मिडल में था मेरे और मेरे फ्रेंड की, उसकी पोजीशन 23rd पोजीशन कैलकुलेट होगी। तो अगर यहाँ पे 15 पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी 15 पर्सन होंगे, तभी वो एग्जैक्टली इन बिटवीन आएगा, मिडल में आएगा। तो टोटल मेरी पोजीशन कौन सी है स्टार्टिंग से, फ्रंट से, या टोटल नंबर ऑफ कितने जो है पर्संस हैं इस क्यू में, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 + 1 7 + 15 22 + 1 23, तो ये हो गए। 23 में 15 और ऐड करते हैं तो 38 हो जाएंगे, और एक अगर मैं इसको खुद को भी काउंट कर लूं तो 39 हो जाएंगे, यानी कि टोटल पर्सन इन अ क्यू कितना हो गया मेरे पास। व्हाट इज द पोजीशन इन द क्यू, व्हाट इज माय पोजीशन इन द क्यू, द पोजीशन इज 39th, मेरी पोजीशन 39th होगी बिगिनिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन। क्या है 38th क्वेश्चन, इन विच फिगर दिस x, ये x is embedded one of the following figure given in the option, find out the correct alternate। तो ये फिगर जो है इन सब में से कौन सी फिगर में एडजस्ट हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि कुछ इस वे में, देन दिस स्लांट। तो यहां पे देखते हैं, ये देखो ये और ये
दिस स्लांट, ये तो एम्बेडेड निकालना था, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, एनालाइज कर सकते हो, विजुअल है, ये विजुअलिटी है, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि ये वाली चीज कौन सी उसमें जो है वो आ रही है। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, चूज द मिसिंग करेक्टर क्वेश्चन मार्क की जगह फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। मुझको यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, इसमें नंबर्स हैं, मुझे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या था, देखो 9 इंटू 5 45, 3 को फ्रंट में लिख दो, 345 आ गया। ये 4 था, 4 सबसे पहले फ्रंट में लिख दो, 10 इंटू 6 60 हो गया। यहां पे मेरे पास क्या है, 5 है, फ्रंट में लिख दो, 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, 577 इज द आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह 577, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40th लास्ट क्वेश्चन, पार्ट इज रिलेटेड टू होल। ठीक है, यानी कि कुछ होल चीज है, उसमें पार्ट जो है उसका पार्ट दे रखा है। देन इन द सेम वे आर्क इज रिलेटेड टू व्हाट, आर्क किससे रिलेटेड होती है? ट्रेपीजियम में तो आर्क होती नहीं है, ट्रायंगल में भी आर्क नहीं होती, स्क्वायर में भी आर्क नहीं होती, सर्कल में आर्क होती है कि ये मेरा सर्कल है और यहां से लेके ये ए से लेके बी तक मेरे पास ये आर्क है, यानी कि पार्ट ऑफ द सर्कल दिस, ये तो आर्क रिलेटेड टू सर्कल, आर्क सर्कल से रिलेट करेगी, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो थे वो ये 40 क्वेश्चंस ही थे और उम्मीद करता हूं सबके ठीक होंगे, या फिर जिनके जो क्वेश्चंस गलत थे वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो और हम जो है उनको देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम।